जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं नया प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए मैथ का। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट लाने का क्या तरीका रहा, क्यों लाए हैं, क्योंकि ये वन शॉट में आपको एक पीवाईक्यू, मैक्सिमम पीवाईक्यू एक प्रैक्टिस सेट में हमने डाला हुआ है। और इस प्रकार से हम जो आते हैं प्रश्न, उसी टाइप के प्रश्न डालने से हम उसी टाइप के प्रश्न को जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा एग्ज़ाम में कुछ अलग हो सकता है, जिससे कि हम सिलेक्शन में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या होगा, इस जो पीवाईक्यू है और जो उसमें हमने नए प्रश्न को डाला है, 15 प्रश्न समझ लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट, सिंगल प्रैक्टिस सेट का पीवाईक्यू रहता है 5 के आसपास। मैं कहीं और से इधर उधर से उठा के रख देता हूँ और उसको मैं क्रम से लगा देता हूँ। जो पीवाईक्यू आता है यानी आंसर की जो आ रखी है पहले से, वो आंसर की हमारे पास है, मैं उसको बढ़िया से इकट्ठा कर लेता हूँ और उनको क्रम से लगा लेता हूँ। और हमने क्रम से लगा लेने के बाद सबसे पहले सिंपल सा सवाल लगाते हैं, रखते हैं, उसके बाद हम लेवल अप करते जाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा सवाल है, और ये सभी प्रैक्टिस सेट में ऐसे 1 या 2 प्रश्न आए हुए हैं। ये जो है सबसे पहले हम इसमें बोर्ड मास वाला नियम अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास नियम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट और ऑफ है नहीं। तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी ये 16 तो उतर जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, माइनस ये शायद इस एक ही वाले में, सारे एक ही वाले में आप सॉल्व कर सकते हैं, यदि अगर कोई सेपरेट हो तब। यानी किसी माइनस प्लस के पहले कुछ हो या किसी माइनस प्लस के बीच में कुछ हो, और या फिर किसी माइनस प्लस के बाद में कुछ हो, तो उनको एक सिंगल स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये 16 2 18 हो जाएगा, इसमें से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। हमारे पास टाइपिंग की थोड़ी सुविधा अच्छी नहीं थी, तो हमने जैसे भी कर लिया आप लोगों के लिए वो अच्छा ही किया है। आपके अच्छाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, टाइपिंग मायने नहीं रखती है। चलिए, हमने प्रश्न को यहाँ पे टाइप करने का सही सिस्टम नहीं था, तो इस बोर्ड पे लाने के बाद मैंने लिख लिया है इसको, पीडीएफ लाने के बाद यहाँ पे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, वही बोर्ड मास का नियम अप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होगा, यानी ब्रैकेट होगा, ऑफ होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, वही सारे सिस्टम रहेंगे इसमें। तो ब्रैकेट में सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट में चले जाते हैं, और उसके बाद इस वाले ब्रैकेट में चले जाते हैं, इस ब्रैकेट के बाद भी सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में चले जाते हैं। जो सबसे अंदर का सबसे छोटा ब्रैकेट होता है वहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, बाकी को वेट करके रखिए। और कोई सिंगल आपस में खुद के फ्रैक्शन में कुछ कटने लायक हो तो उसको कटा लेते हैं, और कुछ सेपरेट हो तो उसको भी हम उसी स्टेप में कर सकते हैं। लेकिन हम जो बच्चों वाला तरीका है, बेसिक वाला तरीका सिखा रहे हैं, इसलिए बाकी स्टेप को रोक के रखिए, अंदर से सॉल्व करते हुए आइए। तो इसको इसी स्टेप में अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, तब भी आंसर आएगा। इसको हम रोक के रखेंगे क्योंकि हम बच्चों वाले तरीके से सिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये सेपरेट जो हमने बोला, अपना खुद का कोई फ्रैक्शन होगा, वो अगर कटने लायक हो तो कट जाएगा। ये 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि कटने के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर प्लस। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16/1 है तो रहने दो, उसका नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से ये घटेगा तो आ जाएगा 1। बहुत ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज किया है और आगे बढ़ गए। अभी भी इसको रहने दीजिए ऐसे ही। वैसे तो ब्रैकेट होता है तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, तो चलिए हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। कोई भी ब्रैकेट होता है तो उसको एक साथ ही सॉल्व कर देंगे। तो इस वाले ब्रैकेट में सेपरेट ब्रैकेट है, वो सेपरेट ब्रैकेट था, अलग अलग ब्रैकेट होता है तो अलग अलग ब्रैकेट को एक साथ तोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमने उतारा है, आप चाहे तो यहीं पे तोड़ सकते हैं। ये इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर गुड़े। ये 1 का कोई मतलब रहेगा नहीं, गुड़ा होता है। गुड़ा होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, 1 का 1 में गुड़ा करोगे या भाग करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जो बड़ा नंबर रहता है वही रह जाता है। तो 3 प्लस आपका 16 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट तोड़ देंगे तो आपका 3 गुड़े क्या हो जाएगा, 19 बचेगा। 19 क्या होता है, 57 होता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से, बच्चों वाले तरीके से हमने किया है। अब चलिए करते हैं। अब हमारे सामने क्या है, सेम वैसा ही एक ही प्रैक्टिस सेट में, एक ही दिन के एग्जाम में ऐसे 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। 2-2 प्रश्न आए हैं तो हमारे बेनिफिट हो सकते हैं, यदि हमारी कैलकुलेशन ठीक होगी तब। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने बोला अभी सेपरेट कोई ब्रैकेट हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं वहीं पे, तो कर लीजिए। अगर कुछ रोक के रखते हैं कभी कभी कट जाता है। हमने बार बार बच्चों वाला तरीका जो सिखाने का तरीका किया है ना, कि जो छोटे छोटे हम बच्चे होते हैं, जब 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ रहे होते हैं, तब जिस तरीके से करते हैं ना, उस टाइप से हम करने का बार बार तरीका इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो हमारा बेसिक है। बेसिक चीज़ें हमें कभी भूलती नहीं है, इसलिए हम याद दिलाते रहते हैं। ये 19 या 57 आप कर सकते हैं। अगर ये कर लीजिएगा तो भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी करिएगा तो भी कोई बात नहीं है। यहीं पे हम अगर 57 कर देंगे तो हो जाएगा थोड़ा आसान। ये इसको भाग कर लीजिएगा, सेपरेट है। अगर रोक के रखेंगे तो भी कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आएगा।
अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, वही वाला नियम से ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिएगा, बाकी को उतार के रखिए, या इसको शायद अगर डायरेक्ट आप भाग कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर गुणे ये इसके साथ घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ किए नहीं है, बस ये इसके बाद इसको घटा दिए, ये लिख लिए हैं और ये भाग कर दिए हैं, बाकी इनका गुणा कर लिए हैं। 57 उतर जाएगा, गुणे ये 4 से 4 आपस में ही खत्म हो जाएगा, किसी को भी कटाइएगा तो खाली 4 बचेगा यहाँ पे। जब 4 बचेगा ब्रैकेट तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, और इससे कोई गुणा करने पर आ जाएगा 4 7 28 को 8 और 4 5 20, 20 2 22। ये वाला आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है एलसीएम का, एचसीएफ एंड एलसीएम का। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा सवाल दे रखा है, ऐसा सवाल लगभग सारे शिफ्ट में आ रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी मैक्सिमम शिफ्ट में रखें इसको, क्योंकि जैसा प्रश्न आता है ना उसी टाइप के उसी चैप्टर से और प्रश्नों को हम जितना लगा लेंगे वो हमारे बेनिफिट करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हमें क्या पता है कि इसमें एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, क्रमशः ये और ये दे दिया है। उनमें से एक संख्या क्या है, 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। चलिए, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो हमें पता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या। ठीक है, यानी पहला नंबर दूसरा नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर आता है। तो चलिए यहाँ पे उनकी हम वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 154 × 7, 154 गुणे 7, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पहला नंबर दे रखा है तो पहले नंबर की जगह पहला नंबर रख दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 77 गुणे, हमें सेकंड नंबर ज्ञात करना है तो सेकंड को वैसे ही रहने दीजिए। कुछ अगर कटने में थोड़ा सा कुछ लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ये इसको कटा दीजिएगा सीधा, ये हमारा गड़बड़ लिखा गया है तो इसको कोई वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सही लिखा जाए। ये सेकंड नंबर लिखा था, लिखने पे मत जाइए, कंटेंट पे जाइए। 11 7 77 हो जाएगा, मतलब ये कटने के बाद 11 आ जाएगा। फिर 11 से इसको कटाइए तो क्या आ जाएगा, 11 एकम 11, फिर ये 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 चौके 44, मतलब सब कुछ कट के क्या आ गया आपका, सेकेंड नंबर जो आ गया वो 14 आ गया। कितना छोटा सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एकदम आसानी से आ गया है। हमने वैल्यू रखा है, वैल्यू रख के कटा दिया है बस। चलिए नेक्स्ट है 36, 30, 114 और 380 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका तो एक बच्चों वाला तरीका जो हमने बचपन से किया है कि ऐसे करने के बाद सारे नंबर एक साथ लिख के कटा दीजिए, वो भी सही है। या फिर तीनों का अलग अलग, चारों का अलग अलग निकाल लें। 36 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 36 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं उनको लिख लेंगे, 2 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 30 के कौन कौन से हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। ये जो इनके फैक्टर होते हैं ना, इन फैक्टर को लिख लेंगे हम। फिर 114 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे, और इनके फैक्टर निकालने के वही सेम तरीका है, यहाँ पे हम 114 लिख करके कटा लेंगे, वैसे ही निकालना पड़ेगा हमें बच्चों वाले तरीके से। ठीक है, बच्चों वाले तरीके से निकाल के यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जो जो कॉमन रहेगा उसको एक साथ लिख करके, जो नहीं भी मिलेगा उसको भी लिख करके गुणा कर देंगे, वही एलसीएम होता है। जैसे में सबसे पहले हम फैक्टर लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 5 10, और ये कितना हो जाएगा, निकाल ही लीजिए, 2 5 10, 2 7 14, तो ये 3 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 19 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 380 का, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 19 होगा, क्या गुणा कर लीजिए, 19 3 57, 57 दूना के 114, 114 दूना के कितना हो जाएगा, अभी भी कुछ बचेगा क्या, 5 भी आएगा क्या इसमें, निकाल लीजिए, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10,
5 से कटाइए, 5 एकम 5, 5 नवा 45। अच्छा, इसमें 3 की जगह 5 आ रहा है। ये आ जाएगा। अब इसमें हमने इतना कर लेने के बाद क्या करना होता है कि एकदम ऐसे बच्चों की तरह से निकालने के बाद ऐसे लिख लेंगे, या एक ही बार सभी को लिख करके गुणा कर लेंगे, जो उसका एलसीएम आता है उसका एलसीएम निकल जाएगा। या ऐसे हम अगर लिख लेते हैं जिसका हमें छोटा छोटा नंबर होता है वो तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बड़े नंबर को तुरंत कर लेना है, तुरंत कॉपी पेन पे करना है, क्योंकि कॉपी पेन आपको बहुत बचाता है, समय बचाता है। आप कई बार क्या करते हैं, माइंड में करते 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 जाते हैं, लास्ट टाइम में आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, तो पूरा फिर से करना पड़ता है माइंड में। इसलिए आपको क्या करना है कि ऐसे बच्चों की तरह थोड़ा थोड़ा सा पेन कॉपी चला लेना है। मैथ में जितना कॉपी पेन चलाएंगे आप अगर जरूरी चीज़ों पर, तो वो आपको बचाएगा। भले ही थोड़ा लिखिए, कॉपी पेन चलाइए, लेकिन बहुत अधिक नहीं, थोड़ा ही लिखिए, लेकिन चलाइए जरूर, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, 2 का 2 बार है गुणे 3 का 2 बार है, मैक्सिमम घातों को लिख लेंगे। यहाँ पे तो सीधा वही है, ये कहीं पेन टच हो जाए तो उसको पॉइंट नहीं समझ लेना भाई। 2 × 3 × 19, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 19। अब सभी का जो एलसीएम होता है ना, जो सभी में मिलेगा, पहले सबसे बड़ी घात वाला एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी घात वाला कौन सा होगा, 2 के घात में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है। फिर 3 के घात में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। फिर 5 का सबसे बड़ा घात क्या है, 1 है। जो कहीं पर भी जो सब में मिले उसको एक बार लिखना है, जो जहाँ कहीं भी एक से अधिक बार मिले, एक से अधिक जगह पर मिले, और जो सबसे बड़ा हो, एक से अधिक जगह पर मिले जो सबसे बड़ा हो उसको लिख लेते हैं। जैसे 5 5 दोनों जगह मिला है तो उसको एक बार लिख लेंगे। फिर उसके बाद 19 19 दोनों जगह मिला है तो 19 को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 9, और इसका हो जाएगा 5 लिख लीजिए। उसके बाद गुणा कर लेते हैं। इसका सीधा पहले गुणा करने का क्या तरीका होगा, किसी ऐसे नंबर का गुणा पहले कर लीजिए जिससे कि 0 हो पाए आपका। 4 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 का मतलब एक 0 लिख लीजिए, उसके बाद आपका 2 आ जाएगा। एक 0 के बाद आपके पास 2 बचेगा। फिर 2 का आप क्या कर देना है, किसी और में गुणा कर दीजिए। 19 दूना के 38, 19 दूना के 38, जिसमें 8 0 किसी में आ रहा है क्या, 38 तो 40, 5 चौक के 20 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर 19 दूना के 38 हो जाएगा। 38 में क्या कर देना है, 19 दूना के 38, 38 में 9 का गुणा कर दीजिए। 9 8 72, यानी लास्ट में अब 2 0 आ जाएगा। लास्ट में 2 0 एक ही ऑप्शन है, तो यानी 34 20 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस लंबा आपको लगा है पूरा लिखने के चक्कर में और समझाने के चक्कर में, तो इसको ये ना समझिएगा कि एग्जाम में भी इतना ही टाइम लगने वाला है। ये प्रोसेस समझाना था, प्रोसेस से करना था, इसलिए ऐसा हुआ। कई बार हम कई स्टेप को गायब कर देते हैं, जब हमें समझ में आ जाता है ना तो वहाँ पे हम कई स्टेप को गायब भी कर लेते हैं, एक स्टेप कूद कूद करके भी लिख लेते हैं। यहाँ पे गुणा करने में जो जितना तेजी से, वहाँ पे कैलकुलेशन में जो जितना तेजी से अपना माइंड लगा ले, वो समझ लीजिए कि फास्ट रहेगा। वही उसका क्या करता है कि कैलकुलेशन को बढ़ाने की वजह से आपको रैंक में लेके आ पाता है और सिलेक्शन में लेके आ पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब इसकी देखिए तुलना करना है हमें। तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश या हर को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अनुपात ये है, अनुपात ये है, अनुपात ये है, अनुपात ये है। इनमें सबसे छोटा वाला पूछ रहा है कि सबसे छोटा वाला कौन सा है। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है कि इनके बीच का अंतर निकाल लिया जाए। अंतर निकाल लेने के बाद क्या हो जाता है कि कई जगह आपको अंतर सेम सेम मिल जाता है। ठीक है, जिनके बीच में अंतर ज़्यादा मिलेगा वो नंबर क्या होगा, छोटा होता है। तो इनमें अंतर समान मिल रहा है, थोड़ा सा अंतर हो रहा है। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, लेकिन इस वाले में क्या है आपका 4 का अंतर है। तो जिस नंबर में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, जिस नंबर में सबसे ज़्यादा अंतर होता है वही नंबर आपका सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये तो शॉर्टकट हुआ। लेकिन हम जो कई बार जब नहीं ऐसा मिल पाता है, हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, तो सभी जो भिन्न होता है इसको रेशियो को भिन्न के तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2/3 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं। तो हमें अंश या हर में से किसी एक को बराबर कर लेना है। अंश या हर में से किसी एक को बराबर कर लेंगे जब, तो उसमें क्या होगा कि जिसका अंश
बड़ा होगा, अगर बराबर बराबर हो जाएगा, अगर अंश को ही बराबर कर लिए, अंश को बराबर कर लिए, तो जिसका अगर सभी का अंश जब बराबर रहेगा तो जिसका हर बड़ा होगा उसका नंबर छोटा आएगा, उसकी वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। या फिर अगर हर को हम क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं, तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वो वाला बड़ा वाला मान आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है आपको कि ऐसी स्थिति में तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाला तरीका लगाइए और आंसर बता दीजिए कि यही वाला आपका आंसर है, ठीक है, कि इस वाले में अंतर ज़्यादा हो रहा है इसलिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम को हमें बराबर करना पड़ेगा, या तो अंश को या तो हर को बराबर कर लीजिए। तो हमें देखिए क्या हो रहा है कि नीचे वाला एलसीएम थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो हम इसलिए क्या कर देंगे कि थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे, सॉरी ऊपर वाले को लेकर के। तो ऊपर वाले का हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम अगर ले लिया जाए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 3 15 गुना के 30। ऊपर वाले को हम 30 बना लेंगे सभी को। तो जब हमारा एलसीएम ऊपर का क्या मिला है, एलसीएम 30 मिल गया है, तो ऊपर वाले को सभी को 30 बनाने के लिए इनमें पूरे अंश और हर में किसी चीज़ का गुणा करिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 30 बनाना है अंश को। तो अंश को 30 कैसे बनाएंगे, दोनों में हम 15 का गुणा करेंगे, ऊपर में 15 का गुणा करेंगे तो नीचे में भी 15 का गुणा करना पड़ेगा। हम इसको 30 बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2/3, ये लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ 5 है, तो 5 में किसका गुणा होगा, 6 का गुणा होगा। फिर यहाँ 3 है तो 10 का गुणा होगा। यहाँ 5 है तो फिर 6 का गुणा होगा। अब आपका क्या आने वाला है यहाँ पे, ये 30 बटा कितना आएगा, अंश हर दोनों नीचे में, नीचे ऊपर दोनों में गुणा होता है, तो कितना हो जाएगा ये 30 बटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 30 बटा 45, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 6 5 30, ये 30 बटा 7 के 21, 6 7 42 होगा, ये 6 7 42 हो जाएगा। और ये 10 3 30 हो जाएगा और 10 के 40 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 6 5 30 और 6 9 54। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब अंश सभी का बराबर है, अंश सभी का बराबर है, उस स्थिति में क्या करेंगे, जिसका हर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा उसकी सबसे वैल्यू जो है छोटी आएगी। तो ऐसा एक ही ऐसा है जिसका कि हर सबसे बड़ा है, जिसका हर सबसे बड़ा है उसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी। इस केस में जब सभी के सभी, इन सभी दी हुई संख्याओं में जिसका सभी का अंश बराबर है, जब अंश बराबर है तो हर जिसका बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। जैसे हम 5 में 5 से भाग करें तो मान लीजिए 10 से, 10 में हम अगर 2 से भाग करें तो 5 आएगा, लेकिन हम 10 में 10 से भाग करें तो 1 आ जाएगा। इसलिए हमारा क्या होता है कि जो ऊपर वाला अगर हमारा छोटा रहे और नीचे वाला बड़ा रहे, तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसका वैल्यू सबसे कम आएगा, ठीक है। समझाने में टाइम लग रहा है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए ये भी क्या है, रेशियो का, ये सबसे एकदम आसान सा सवाल है ये रेशियो का। इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको दे क्या क्या रखा है, ये आपको दे रखा है A रेशियो B बराबर 9/4। उसके बाद आपके पास है A रेशियो C बराबर 3/2 है। अब आपसे ABC का रेशियो पूछ रहा हो तो इनमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, A है, इन दोनों रेशियो में A कॉमन है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों में A की वैल्यू बराबर करनी होती है। जब A की वैल्यू बराबर करनी होती है तो इस पूरे में आपको क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ का गुणा करेंगे कि पहला वाला A वाला इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसको 9 करने के लिए इस पूरे में किस चीज़ का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। जब 3 का गुणा कर ही दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका A रेशियो C की वैल्यू क्या आ जाएगा 9/6। अब ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि आपका ये जो लिखना पड़ेगा इसके साथ कंपेयर करके, A और B के साथ कंपेयर करके, हम इसी को यहाँ पे इसके नीचे उतार ले रहे हैं। A रेशियो B बराबर क्या है 9/4, ठीक है। तो इस स्थिति में जो A की वैल्यू होती है, हमें रेशियो जब निकालेंगे तो A रेशियो B रेशियो C का जो मान आएगा वो क्या आएगा, A की जगह A का जो वैल्यू है वो क्या लिख देना है, हमें लिख देना है यहाँ पे A का वैल्यू क्या है 9 है। ऐसी स्थिति में जब ये किसी एक का जब बराबर हो जाए, दोनों रेशियो में, तीनों रेशियो में या सभी रेशियो में जो कॉमन होता है, अगर उसका मान हम बराबर कर लेते हैं तो उसके बाद जितने नंबर होते हैं, जो अलग अलग नंबर होते हैं, उनकी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है वो लिख देना है। A का मान हमें अब कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है। अब उसके बाद हमें C का मान क्या दिख रहा है, तो C की जगह पे हम C का मान रख देंगे। C का मान क्या है, ये वाला है, तो C का मान 6 है। B का मान कौन सा है, B का मान क्या है 4 है। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया 9/4/4।
6 आ गया। 9:4:6 कौन सा ऑप्शन में है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इन सभी में किसी चीज़ का गुणा कर लेना है। सभी में किसी चीज़ का गुणा करने जैसे ही हमारा ये आ जाएगा, अगर इसी टाइप का कोई ऑप्शन दिखे तो ठीक है, या इसी में कुछ गुणा करके आ रहा होगा तो हम ऐसे कोई ऑप्शन देख सकते हैं जो 3 का गुणा करके आ रहा हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9:4:6 में 3 का जब गुणा कर दीजिएगा तो आपका 27:12:18 आ जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, ये रहेगा आपका, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं था। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को बैक करके थोड़ा सा स्लो मोशन में देख सकते हैं, आपको कम स्पीड पे देखने से समझ आ जाएगा। चलिए, इसका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मध्य अनुपाती का फार्मूला क्या मिला है कि b बराबर होता है रूट में a रेशियो रूट में AC, रूट में AC। तो a और c का वैल्यू ये दे रहा होता है, a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, हमें b यानी मध्य अनुपाती ज्ञात करना है जो हमारा b है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। a की वैल्यू क्या दे रखा है, 12 + 6 करड़ी में 2, 8 - 4 करड़ी में 2। अब इनका गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, गुणा करिए, 6 का कितना में हो जाएगा, 12 में हो जाएगा। तो 8 का 12 8 हो जाएगा 96 प्लस इसी का इसमें हो जाएगा तो 6 8 48 करड़ी में 2 हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि इसका इसमें गुणा कर रहे हो। तो 12 चौके 48 और रूट में 2। उसके बाद इसी का इसमें गुणा हो जाएगा 6 वाले में, तो 4 छक्के 24, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस में ही 6 चौके 24 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब ये वाला तो इससे कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस में है तो ये कट जाएंगे। अब आपके पास क्या 24 गुणे 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस करड़ी वाले का इस करड़ी वाले में जब गुणा होगा तो 6 चौके 24 तो होगा, लेकिन करड़ी का करड़ी में जब गुणा होता है यानी करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 रहेगा जब, तो इनका गुणा करने के बाद करड़ी हट जाएगा, नंबर एक बार लिखा जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो इससे कट गया और ये बचे क्या 96 - 48 और ये करड़ी में। अब इसके बाद क्या आएगा, करड़ी में 48 आ जाएगा और करड़ी में 48 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 16, करड़ी में 16 गुणे 3 लिख सकते हैं, लेकिन 16 करड़ी से बाहर निकलेगा तो 4 निकल जाएगा और करड़ी में 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, ये इसी रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि x बराबर 240 तो x के बराबर का क्या होगा, x का मान पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम लिख लेते हैं x गुणे 2/100, परसेंटेज की जगह बटे में 100 लिख लेते हैं, बराबर 240 होता है। अब इसके बाद क्या कर देते हैं, ये कट जाएगा, x गुणे 1/50 हो जाएगा, बराबर 240 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो x का मान आ जाएगा, ये डबल 0 हो जाएंगे, 5 चौके 20 का एक और 0 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 2 12 हो जाएगा। तो 12,000 किसी में आंसर में ऑप्शन है तो वही मार देंगे। एकदम आसान सा सवाल था। अब ये क्या पूछ रहा है कि एक स्टोर एक वस्तु पर 12 और 18% की 2 क्रमागत छूट दे रहा है, तो दोनों छूटें के लिए बराबर एकल छूट क्या होगी, दोनों छूट जो है ना उसके बराबर एकल छूट क्या होगी। तो इसके लिए क्या हमने फार्मूला लिखा है कि 2 क्रमागत छूट मिले तो छूट बराबर क्या हो जाएगा, इसमें होता है अगर x रहता और y रहता तो क्या होता है x + y - xy/100, ये होता है फार्मूला। x की जगह क्या दिया है, 12 दिया है और प्लस इसकी जगह 18 है, 12 गुणे 18/100 हो जाएगा। 12 18 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 8 2 10 को 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 3 यानी 30 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 18 दूना 36 को 6 और 18 1 कम 18 3 21 216/100 रहेगा। और ये जो 100 से भाग करेंगे तो 0.2 पे लग जाएगा यहाँ पे, तो नीचे हम ना लिख करके अब चलो ये 30 माइनस कितना हो जाएगा, 2.16 आ जाएगा। इसको घटा लीजिएगा तो 27 कितना आ जाएगा 8,4 आ जाएगा। ये एकदम सिंपल सा, ये फार्मूला लगाना था, बस लगा देना था। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 600 रुपये के एक बिल पर 25% का एकल छूट, और जो दूसरी छूट है वो क्या क्या है, दूसरी छूट में 10 + 15 का छूट दे रखा है। दूसरी वाली में 10 + 15 का यानी 10 और 15 का दे रखा है। पहली छूट तो उसको मिल रही है कितनी 25%, लेकिन उसके बाद 2 छूट दे रहा है, क्या क्या 10% और
15% की। तो ये जो 10 + 15 का करके दे रखा है छूट इसमें, और ये जो पहली छूट है एकल छूट है इसमें, इन दोनों वाले में अंतर कितना है, तो पहले उन दोनों का एकल वाले में साथ में निकालो तो कितना हो जाएगा। जब आपका क्या हो 10 + 15 हो तो क्या होता है इसमें 10 + 15 और 10 × 15, अभी जो ऊपर फार्मूला बताएं उसी से ये हो जाएगा। इसके बराबर क्या आ जाएगा आपका, कटाइएगा तो ये तो हो जाएगा 15 × 10 = 25 और माइनस ये इसको घटाइएगा तो 15 धाम 150 हो जाएगा। 150 में कितना हो जाएगा, भाग करिएगा तो आपका 1.5 आ जाएगा। जब 1.5 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 23.5 हो जाएगा। यानी ये जो छूट है ना इन दोनों को छूट जोड़ दिया जाए एक साथ तो वो छूट कितनी हो जाएगी 23.5 की हो जाएगी। अब पूछ रहा है ये जो एक साथ ये पहली छूट है और ये पूरी छूट जो है वो दूसरी छूट है, तो इन दोनों छूटों के बीच में अंतर कितना है, तो पहली छूट ये कितनी है, यानी हम सीधा अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना हो जाएगा 25 - 23.5 बराबर 1.5। ठीक है, यानी जो पहली छूट है और ये उन दोनों का जो एक साथ में कंपाइल जो छूट है वो कितनी है 23.5 है। तो ये हमें जब पता चल जाएगा तो हमें अब ये बता रहा है कि इस संख्या पर, इस रुपये पर जब हमें इन दोनों का अंतर कितना है वो पता चल जाए, तो अंतर जो परसेंटेज में पता चल जाए तो हमें रुपये में भी पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा 600 का 1.5%, यानी 1.5 बटा के 100 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए तो 15 छक्का 90 होता है और एक अंक के पीछे से दशमलव कर दीजिए तो आपका 9.0 आ जाएगा, यानी खाली 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम छोटा सा सवाल था, ज़्यादा इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, किसी को ना समझ में आए तो एक बार बैक करके देख लेंगे, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल है, इतना 6 करोड़ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन यानी इसमें जो है ना मेंसुरेशन से 1 या 2 प्रश्न जब पूछ रहा है तो आप पढ़ के जाइए मेंसुरेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्धगोला, गोला, इसके क्षेत्रफल और इनके आयतन से रिलेटेड और शंकु से रिलेटेड ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इतना कम से कम देख के जाएं, एकदम बेसिक वाली चीज़ें। बेसिक का फार्मूला आप याद करके जाइएगा, बाकी तो वहाँ आपको करने आ ही जाएगा कैलकुलेशन। तो चलिए फार्मूला इसका क्या होता है, v बराबर होता है 2/3 πr क्यूब होता है, आयतन में क्यूब होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो 2/3 रहने दीजिए, पाई को भी रहने दीजिए क्योंकि पाई में आंसर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद r की जगह कितना दे रखा है 6 करोड़ में 3 का क्यूब करना है। क्यूब करने का मतलब कि 6 का क्यूब होता है 216, तो 2/3 लिख लीजिए, फिर पाई लिख लीजिए, 216 हो जाएगा। फिर गुणे करड़ी में 3 का जब 3 बार गुणा करिएगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो 2 बार करड़ी जो करड़ी को खा जाता है, फिर उसके बाद एक ही नंबर बचेगा अंदर में, तो यानी खाली जो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। और उसके बाद क्या है करड़ी में 3 तो है ये 3 इस 3 को काट देगा और इसका 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 छक्के 12 को 2 हो जाएगा और 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 432 करड़ी में 3 और पाई, 432 करड़ी में 3 पाई कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, हमने बस आर की जगह ये वैल्यू रखा है और इस वैल्यू को सॉल्व करना जिसको आता होगा कि 6 का क्यूब आ जाएगा 216 और इस करड़ी में 3 का 3 बार गुणा करोगे जब तो ये आ जाना है। इसका गुणा करते ही इन दोनों का करड़ी से करड़ी गुणा करते सब है तो करड़ी खत्म हो जाती है और नंबर एक बार लिखा जाता है, तो एक बार 3 आ जाएगा, एक करड़ी बच जाएगा और ये इसको काट देगा और इसका ये गुणा करके ये पाई और करड़ी में 3 एक साथ लिख दिया गया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है इसमें। एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में कार की चाल क्या होगी। एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करती है और किलोमीटर में इसकी चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, जब चाल ज्ञात करनी है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा के समय, लेकिन इसमें क्या कह रहा है किलोमीटर प्रति हावर में आपकी चाहिए, किलोमीटर प्रति हावर में चाहिए, जबकि यहाँ डिफरेंट दे रखा है तो उनको सेम में बना लेते हैं। ये जो दूरी दे रखा है आपको 30 किलोमीटर प्लस 250 मीटर है, 250 मीटर को जब आप क्या करिएगा 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर होता है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाना है और 0.25 आ जाना है, मतलब कि आपका ये जो पूरा आ गया कितना आ गया 30.25 आ गया। ठीक है, ये किस में आ गया आपका किलोमीटर में आ गया, किलोमीटर कितना आ गया 30.25 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि जब दूरी आपको पता चल जाए और समय दे रखा है किसमें ऑलरेडी
25 मिनट दे रखा है, तो इसको भी आप बदल लीजिए। समय दे दिया है 25 मिनट, तो 25 मिनट है तो 60 से भाग कर देंगे तो वो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी घंटे में आ जाएगा। भाग करिए तो कितना आ जाएगा, 5/12 हो जाएगा। अब हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा के समय। दूरी कितना दे रखा है, 30.25 और ये हो जाएगा 5/12। ये उसके साथ गुणा हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 30.25 गुणे 12 और नीचे हो जाएगा 5। इसको कटा लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, फिर उसके बाद 0.5 बचे 25, लेकिन 2 अंक पे जा रहा है तो सीधा 0 लिख करके तब होगा, फिर गुणे 12। यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है लोगों का, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि क्या होता है, पहले 5 छक्के 30 2 अंकों में एक साथ गया, लेकिन दूसरी बार क्या हो रहा है कि 2 अंक एक साथ लेने के लिए 0 लिखना पड़ता है। तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब इसके साथ गुणा कर दीजिए तो 12×5 = 60 हो जाएगा। उसके बाद 12 छक्के 72 हो जाएगा, और दशमलव पीछे से 2 अंक पे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाल हो जाएगी ये किलोमीटर प्रति घंटे में, 72.6 आ जाएगी। ये सवाल थोड़ी से बड़ा हो सकता है, इसको लास्ट में बताएंगे, पहले बाकी को लगा लेते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर केशव ने 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और तुषार 10,000 कुछ की है। तुषार 10,200 की राशि निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। इनका अंतर पूछ रहा है ब्याज का, और ये कौन सा, साधारण ब्याज। आपको क्या बताया जा रहा है कि साधारण ब्याज का जो अंतर दे रहा है वो कितना है, इतना है, और राशि कितना कितना, इतना राशि और इतना राशि 3 वर्षों के लिए दी गई है। तो इन दोनों ब्याज का, जो दोनों का साधारण ब्याज होगा, दोनों वाले प्राइस का साधारण ब्याज होगा, वो कितना होगा। दोनों वाले का साधारण ब्याज अलग अलग निकाल लीजिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या सीधा एक बार में कर लीजिए। जो बड़ी राशि है और समान दर है, सब कुछ ठीक है, समान है, तो जो बड़ी राशि है उस पर ज़्यादा ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो बड़ी वाली राशि में से छोटी वाली राशि को, जो उसके साथ ब्याज आएगा, वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो PRT बराबर जो 100 होता है, उस वाले फार्मूले से क्या कर लीजिए कि दोनों को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो उसका क्या हो जाएगा, P की जगह पहले वाले का क्या होगा, P की जगह वैल्यू क्या होगी 5400। हम पहले बड़े वाले को लिख रहे हैं तो बड़े वाले को पहले लिख लेंगे, 10,200 है, गुणे R की वैल्यू हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, हमें ज्ञात करना है। दोनों में R समान है तो दोनों में R समान रख देंगे, समान दर है, समान दर है, वही ज्ञात करना है हमें। R यहाँ रहने देते हैं और T की जगह 3 वर्ष दोनों में रहेगा, बटा के 100 हो जाएगा, माइनस फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 5400 हो जाएगा दूसरी वाली राशि। फिर उसके बाद क्या है, R वही रहना है, और ये 3 साल हो जाएगा, और ये कटा देना है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और इस पूरे के बराबर जो अंतर दे रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा है कि जो 10,200 पे जो ब्याज मिल रहा है और जो 5400 पे ब्याज मिल रहा है, इन दोनों के जो ब्याज का अंतर दे रखा है वो कितना है। तो इसका ब्याज PRT/100 से, इसका ब्याज PRT/100 से निकाल करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, और इसी से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका गुणा कर लीजिए, या अगर दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में है, तो दोनों में से 3 को कॉमन निकाल के उसको कटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 102 R, और इधर कितना बच रहा है 54 R, 360। ये इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 120 हो जाएगा। उसके बाद ये घटाइए तो कितना हो जाएगा,
ये 3 से कटने के बाद 120 आया हुआ है और ये घटाने के बाद 48 आया हुआ है 120। अब ये हो जाएगा, इसको कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, आर बराबर आपका, कटा दीजिए, ये हो जाएगा 12 चौक के 48 और ये 12 एकम 12, यानी 10/4 आ गया। 10/4 को जब भाग करिएगा तो 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, 2.5, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से हमारा सॉल्व होता है कि सबसे पहले जो ये फार्मूला है, फार्मूला को हमने लिखा है, फार्मूला ये होता है उस बेस पे जो है ना, पहले वाला जो हमारा बड़ा वाला वैल्यू है, बड़ा वाला मूलधन है, उस वाले मूलधन का हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा, और दूसरे वाले मूलधन का ब्याज निकालना पड़ेगा। इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है 360, तो दोनों को घटा दिया हमने, माइनस कर दिया और ये बराबर ये दिया है 360, और इन दोनों के हमें कैलकुलेशन कर लिया है। कैलकुलेशन करने के बाद आर की वैल्यू आ जाएगी 200 और 2.5। चलिए, ये उससे भी आसान सवाल, ये अभी जस्ट जो लगाए उस वाले से भी आसान है। डायरेक्ट जो SI बराबर होता है PRT/100, इस फार्मूले पे लगा दीजिए। तो आपका क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, ब्याज पर, समान ब्याज पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 है, चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा थोड़ा सा चेंज है, चक्रवृद्धि ब्याज 46 है। तो मूलधन रुपए में ज्ञात करें। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखा है एक साथ। तो जो दोनों ब्याज है ना, ब्याज दर क्या है, समान है, समान ब्याज दर है। अब उसके बाद क्या है, दोनों कितने वर्ष के लिए हैं, समान वर्ष के लिए हैं। बस ब्याज का अंतर क्या आ रहा है, इसका 44 आ रहा है, इसका 46 आ रहा है। तो मूलधन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो अंतर आ रहा है ब्याज का, ब्याज का जो अंतर आ रहा है वो कितना है, ब्याज का अंतर 46 माइनस 44 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ब्याज का अंतर आपका 2 आ गया। अब एक चीज़ मैंने पहले समझाया था, क्या चीज़, कि जो SI और CI होता है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का जो होता है ना, पहले वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए दोनों का जो ब्याज होता है वो समान होता है, दोनों का ब्याज समान होता है। तो जो ये जो 44 है ना, साधारण ब्याज, दोनों का ब्याज जो है तो समान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष के लिए दोनों के लिए समान होता है। जब 2 वर्षों का 44 है तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष का 22 हो जाएगा। 2 वर्ष का 44 है तो एक वर्ष का 22 हो जाएगा। साधारण ब्याज की हम बात कर रहे हैं। जब एक वर्ष की अगर साधारण ब्याज कोई पूछ दे कि अगर 2 वर्ष का 44 है तो एक वर्ष का कितना होगा, तो आपका 22 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या बता रहा है कि हमने जो सिखाने के लिए बताया एक चीज़, कि जो पहले वर्ष का अगर ये 22 होगा तो ये भी क्या होगा, 22 होगा। पहले वर्ष के लिए तो ये सेम है, लेकिन जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान रहता है, चाहे जितने भी साल ले जाओ आप, हर साल क्या रहेगा, समान रहेगा। अब लेकिन जो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आता है, वो क्या ट्विस्ट आता है कि जो दूसरा साल होता है ना, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है। जो सेकेंड ईयर होता है ना, वो तो जो आपका मूलधन रहेगा पी वाला, पी के ऊपर तो ब्याज ये लग गया, ठीक है। उसी टाइप से दूसरे वर्ष में भी पी पे ब्याज लगेगा तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाता है। तो जो पहले वर्ष का ब्याज है 22, इस 22 के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो वही हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है। क्योंकि 2 साल के लिए जो इसका तो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, बस यही वाला अंतर है। यही वाला क्या है, थोड़ा सा चेंज है कि जो पहले वर्ष का जो ब्याज है, पहले वर्ष के जो ब्याज है, उस ब्याज के ऊपर भी हमें क्या लग रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। तो पहले वर्ष का जो ब्याज है उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे अगर हम, तो कितना मिलेगा हमें, उस चीज़ को ध्यान देंगे हमें। तो वही चीज़ हमारा थोड़ा सा अंतर है, कितना आ रहा है, 2 है। तो अब उसी के अनुसार हम आर निकाल सकते हैं। ये जो ब्याज का अंतर है ना, कि इसका तो 22 रहा तो 44 हुआ, इसका भी, और इसका भी 44 हुआ, लेकिन इसका जो 22 था, 22 के ऊपर कुछ ब्याज लगा था। वो ब्याज कितना था, वो ब्याज 2 था, वो ब्याज 2 था, हमें पता चल गया यहाँ से इनका अंतर निकालने के बाद। क्योंकि 2 साल के लिए ही बोला गया है, 2 साल का इसका 44 है तो उसका 46 है, तो अंतर कितना आया, 2 ही का अंतर आया। वो 2 जो अंतर आया है ना, 2 का, वो पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज है। यानी अब ये क्या हो जाएगा, SI बराबर जो होता है PRT/100, ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले से अगर केवल हम जो पहले वर्ष का जो ब्याज है उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएं, तो इसको मूलधन मान के, इसको मूलधन मान के तब इसके ऊपर ब्याज लगाया जाता है। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा,
और ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज तो यही रहेगा 2, मूलधन हमारा 22 रहेगा और आर की वैल्यू हमें ज्ञात करना है और टी कितना रहेगा 1 वर्ष का। 22 रुपये पर जो ब्याज हमें लगाना है वो 1 वर्ष के लिए ही तो लगाना है, दूसरे वर्ष के लिए खाली दूसरे वर्ष के लिए, तो 22 के ऊपर दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ये 1 वर्ष के लिए माना जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा 100/11। इसी टाइप से अब हम पी निकाल सकते हैं। मूलधन समान है, मूलधन समान है तो निकाल सकते हैं कैसे, ये जो है 2 वर्ष का जो हमें एसआई दे रखा है उसके अनुसार कितना हो जाएगा, एसआई बराबर जो होता है PRT/100 के अनुसार ये 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 44 है। पी ज्ञात करना है, आर की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया 100/11 है, 100/11 है गुणे टी का वैल्यू यहाँ पे कितने वर्ष का है, ये 44 कितने वर्ष का है 2 वर्ष का है, 44 2 वर्ष का है तो यहाँ पे रहेगा 2 नीचे 100। अब ये क्या हो जाएगा, कोई तो कट जाएगा किसी से, ये इससे कटा देगा तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसको कटा देगा, ये इसको कटा देगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा P/11। इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, P बराबर आ जाएगा 11 दूना के 22 और 11 दूना के 22 1 23 1 24 242। ये वाला आंसर सही रहेगा। ये उससे थोड़ा सा टफेस्ट टाइप का था। इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, सवाल होते हैं कि कुछ जो है आपको कैसे मिलेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि 15 के आसपास आपको क्या होता है, पेपर एकदम हर एग्ज़ाम में जो SSC GD का होता है प्रत्येक दिन में ऐसा होता है कि 15 के आसपास आपको एकदम आसान प्रश्न मिलेंगे। या इसी प्रकार से यूपी पुलिस का जो होता है, जो 37-38 करके मैथ और रीजनिंग होता है, उसमें जो मैथ का पार्ट होता है आपके 38 में 19 या 20 तो मैथ होता है, उसके बाद वो रीजनिंग के पार्ट होते हैं। तो 19-20 जो मैथ होता है उसमें इसी पैटर्न के आधार पे SSC GD में भी होगा, इसी प्रकार के पैटर्न पे यूपी पुलिस में भी होता है कि पहले आपको आसान प्रश्न मैक्सिमम 15 के आसपास आसान रहेंगे, 5 जो होते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट होते हैं, थोड़ा सा हार्ड कर जाते हैं। तो वही 5 आपका जो है डिसाइड करता है कि पेपर कैसा रहा है। ठीक है, तो वो उन 5 में ही, अभी हम जैसे 15 के प्लस वाले जो चल रहे हैं ना, वो उन 5 में से ही है, जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए समझ लीजिए कि रामबाण है। ये जो 15 के बाद वाले हमारे प्रश्न अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर वो समझ आ रहे हैं तो समझ लीजिए, अगर वो समझ में आ गए तो वो आपके लिए रामबाण है। अब क्या बताया जा रहा है कि एक कक्षा में 57 विद्यार्थियों का औसत 13 है। शिक्षक की आयु अगर उसमें शामिल कर ली जाती है तो वो क्या हो जा रहा है, औसत आयु 14 वर्ष हो जा रहा है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। तो पहले तो 57 विद्यार्थियों का हमें इसमें क्या करना होता है, औसत जो होता है वो क्या होता है, योगफल बटा के संख्या होता है, योगफल बटा के संख्या होता है। तो उस हिसाब से जो होता है कि 57 लोगों का योग क्या होगा, योग कितना होगा, योग के बराबर क्या होता है भाई, योग के बराबर हो जाएगा औसत बटा के कितना हो जाएगा, 57 विद्यार्थियों का औसत 13 है। तो योगफल इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का योगफल क्या होगा आपका, गुणा इनका करने पर योगफल आ जाएगा। तो 13 सते 91, 13 पचे 65, 65 9 कितना हो जाएगा 74, 741 आ जाएगा योगफल। 57 लोगों का योगफल, 57 लोगों का जो औसत वजन है उनके अनुसार 57 लोगों का योग जो होगा कितना होगा 741 होगा। जब एक टीचर को मिला दिया जाए, तो 58 लोग हो जाएंगे। 58 लोगों का क्या दे रखा है, 58 लोगों का योग कितना हो जाएगा, जब एक टीचर मिल जाए तो 58 लोगों का योग कितना हो जाएगा, 58 में 58 में अब 14 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 8 112 को 2 हो जाएगा, कैरी अब कहाँ से 11 हो जाएगा, 14 5 70, 70 10 80 1 81 हो जाएगा, यानी 812 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पहले 57 लोगों का जो योग था इतना था, और इतना से जब इतना हुआ तो वो किसके वजह से हुआ, उस टीचर की वजह से हुआ। टीचर का ही तो वजन मिलाया गया था, टीचर का वजन जब इसमें मिला दिया गया था तो योगफल कैसा आ गया था, चेंज हो गया था, औसत चेंज हो गया था।
तो ये जो 741 है, 741 से 812 कैसे हुआ है, टीचर का वजन मिलाया गया है। तो टीचर का वजन मिला तो निकाल लीजिए, शिक्षक का वजन, शिक्षक का वजन कितना हो जाएगा, 812 माइनस 741, तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 हो जाएगा। और यहाँ 11 में से 7 4 निकलेगा तो 7 हो जाएगा, यानी 71। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। जिसको ना समझ में आए दोस्त एक बार बैक करके थोड़ा सा देख लेंगे या कम स्पीड पे देखेंगे। प्रखर ने अपने घर से कुल 24 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है। प्रखर अपने घर से स्कूल 24 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, पूरी यात्रा में औसत चाल, पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला बता रखा था औसत चाल का, 2xy अपन x प्लस वाई। इस वाले फार्मूले से लगा दीजिए, एक वैल्यू जो होगी वो x की होगी, एक y की होगी। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 24 गुणे 36 बटा के क्या हो जाएगा, 24 प्लस 36। इनको गुणा मत करिए, कटाने लायक कुछ रहेगा। इसको गुणा कर दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी 60 हो गया आपका। ठीक है, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 हो गया। तो अब कटा दीजिए इनको, इससे अगर कटा देंगे तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 30 हो गया, तो 6 5 30 हो जाएगा और 6 6 के 36 हो जाएगा। अब इसके बाद गुणा कर दीजिए इनका, तो अगर इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, भाग कर देंगे, पहले भाग कर लीजिए तो और कितना आ जाएगा, ये 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 गुणे 6, तो कितना आ जाएगा, 6 अट्ठे 48 को 8, 6 चौके 24 4 24 4 28, 28.8 आ जाएगा। एकदम सिंपल था, बस कैलकुलेशन करना था, 28.8 आ जाएगा आपका। एक जिले की जनसंख्या 3,60,000 है, जिसमें 2,25,000 क्या हैं, पुरुष हैं और 35% जनसंख्या साक्षर है। यदि 17% पुरुष साक्षर हैं तो महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, यही हमें याद करना है। तो सबसे पहले चलिए, यहाँ पे बता रखा है कि इतने में से इतने क्या है, पुरुष हैं। ठीक है भाई, और 35% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। तो साक्षर लोग कितने हैं, साक्षर लोग कितने हैं, तो 3,60,000 का कितना हो जाएगा, 35%, 3,60,000 का 35%, 35/100 ये निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 35 छक्के कितना आ जाएगा, 35 3 105, 35 3 105, तो 210 यानी 0 हो जाएगा। आपके पास 21 हासिल बचा है, 35 3 105 होता है, 105 में 21 जोड़ दीजिएगा तो 21 5 कितना होता है, 126 हो जाएगा, 126। और यहाँ पे जीरो ऑलरेडी थे, कितने, 2 जीरो थे ना, तो ये हो जाएगा 1,26,000। ये पूरा साक्षर लोग हैं। अब इसमें से क्या बता दिया इसने कि 17% पुरुष साक्षर हैं। तो पहले पुरुष की संख्या कितनी है, ये है, ये पुरुष हैं, उसमें से 17% साक्षर पुरुष हैं। साक्षर पुरुष, साक्षर पुरुष कितने हो जाएंगे, पहले तो पुरुष कितने हैं, 2,25,000, इनका 17%, जब इनका 17% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 17 5 85 को 5, 17 दूनी के 34, और 34 में 8 जोड़ दीजिए, 34 6 आपका कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, 40 2 42, 42 को 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, और 17 दूना के 34 फिर से हो जाएगा, और 34 4 कितना हो जाएगा, 34 4 38 हो जाएगा, 34 4 38 हो जाएगा। और ये आपका ये कैरी है, एक हासिल है, सॉरी जीरो है। ये तो इनकी पता चल गई है। अब क्या बताना है हमें,
साक्षर महिलाओं का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, साक्षर महिलाओं का प्रतिशत। तो कुल महिला कितनी है, कुल महिला कितनी है, सबसे पहले जो टोटल संख्या है उसमें से पुरुष की संख्या निकाल लिया जाए। तो कुल महिला कितनी है, कुल महिला कितनी है, 3,60,000 माइनस 2,25,000, ये तो आपकी क्या हो जाएगा, कितना आ जाने वाला है ये, 1,35,000, 1,35,000। इसको सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा 3,60,000 में से 2,35,000 घटाइएगा तो 1,35,000 आ जाएगा 2,25,000 घटाने पर। अब इसके बाद ये टोटल क्या है, कुल महिला है, कुल महिला इतनी है, ठीक है। जब कुल महिला इतनी है, ठीक है, और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, जो कितनी महिला, कितने प्रतिशत महिला साक्षर है, तो साक्षर महिला ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। आपके पास जो इतने लोग पुरुष जो ऐसे हैं, कैसे हैं, साक्षर हैं, जो इतने लोग साक्षर पुरुष हैं। तो अब इस टोटल जो साक्षर पुरुष हैं, साक्षर संख्या कितनी है, साक्षर जो पुरुष टोटल संख्या साक्षर वाली जो ये इतनी है 1,26,000 है, उसमें से साक्षर पुरुष कितने हैं, इतने हैं। तो साक्षर महिला कितनी होगी, साक्षर महिला, साक्षर महिला कितनी हो जाएगी, 1,26,000 माइनस 38,250, इसको घटा दीजिए। यानी कि जो कुल साक्षर लोग हैं उसमें से पुरुष साक्षर को घटा दोगे तो महिला साक्षर बचेंगे, ठीक है। तो साक्षर महिला कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये तो एक 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये यहाँ हो जाएगा 5, अब उसके बाद यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 15, 15 में से 7 8 जाएगा तो 7, फिर उसके बाद 12 में से 11 में से 3 घटेगा तो 8, ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी कितनी आ गई, ये जो महिलाएं हैं ये साक्षर महिला है और ये कुल महिला है। साक्षर महिला और कुल महिला आपको पता चल जाए तो इनका प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। जब प्रतिशत निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, साक्षर महिला परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले क्या होता है, कुल महिला नीचे रखेंगे और साक्षर महिला ऊपर रख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 87750, और ये हो जाएगा 1,35,000 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब उसके बाद कटाइए, कटाइए उसके बाद भाग कर दीजिए। तो सबसे पहले 5 से ही कटा लीजिए, सबसे छोटे नंबर से, और ये 15 से भी कटने लायक है लेकिन 5 से कटा लीजिए। तो 5 दूनी के 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी के 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करिए, 5 एक कम 5 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा और ये 5 बचे 25 हो जाएगा, 17 55 हो गया, बटे के 27 हो गया। अब इनको फिर से कटा लीजिए। तो किससे कटाइएगा, 9 से कटेगा डायरेक्ट, तो कटा दीजिए, 9 से कटेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और ये वाला कटेगा तो ये हो जाएगा 9 एक कम 9, और यहाँ पे कितना बचा है, 8 बचेगा, 85 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और यह है 85, तो 4 बचेगा और 9 बचे 45, और ये हो जाएगा 3। मतलब कि अभी क्या बचा आपके पास, 195 बटा के 3 बचा है। इसको भाग कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 3 छके 18, 3 पाँचे 15, यानी कि थोड़ा भाग आपका लंबा हो गया। कटाने पिटाने वाला जो काम हुआ है वो लंबा हुआ है, लेकिन प्रोसेस बड़ी आसान था। प्रोसेस क्या आसान था कि पहले कुल संख्या दिया था, कुल संख्या में आपका 35% साक्षर संख्या है, 35% लोग क्या हैं, साक्षर हैं, 35% निकाल लिया हमने। साक्षर पुरुष को ऑलरेडी इसने पुरुष की संख्या अलग दे रखी है, उसमें से बताया 17% लोग क्या हैं, साक्षर हैं, ठीक है, वो हमने कर लिया। उसके बाद कुल महिला जो है कितनी, कुल महिला कैसे निकालेंगे, कुल संख्या में से पुरुष की संख्या घटा दोगे तो आ जाएंगी महिला संख्या। अब साक्षर महिला कैसे पता चलेगा, साक्षर महिला कैसे पता चलेगा, जब आपको पता चले कि साक्षर लोग कितने हैं, साक्षर लोग कितने हैं तो इतने हैं, साक्षर लोगों में से पुरुष लोगों को घटा लिया जाए, साक्षर पुरुष लोगों को घटा लिया जाए तो साक्षर महिला बचेगी। साक्षर महिला पता चल गया तो साक्षर महिला बटे कुल महिला गुणे 100 कर देने से आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये जो सारे सवाल हैं वो आपको कौन सी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे,
ये आपको मिलेंगे 2025 का जो पेपर हुआ है, आंसर की आया था 10 फरवरी का। 10 फरवरी का सेकंड शिफ्ट जो है, 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्नों को हमने उठाया और उनको क्रम से लगा दिया है। ठीक है, ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। ए से आरंभ करके और बी से एकांतर में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसे 24 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 16 और 24 का 48 हो जाएगा। 48 जब एलसीएम पता चल जाए तो इनकी क्षमता निकाल लीजिए। जब क्षमता निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? किसकी? ए की क्षमता। ए की क्षमता हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए की 48/16 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 16 48। और बी की निकालेंगे तो बी की 48 बटा के 24 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब कि जो ए की क्षमता है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब इसके बाद क्या कर रहा है? एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं। एक दिन ए कार्य करता है, एक दिन बी कार्य करता है, फिर यही पैटर्न इनका चलता रहता है। तो इन दोनों का कार्य कितना हो जाएगा? दोनों का कार्य कितना हो जाएगा? दोनों का कार्य तो 2 दिन में, ये 2 दिन में क्या कितना कर देंगे? 2 दिन में 5 कार्य करते हैं। यही प्रोसेस इनका चलता रहेगा। 2 दिन में ये 5 कार्य करेंगे, तो यही प्रोसेस इनका चलता रहेगा। अब ये आपको पता करना पड़ेगा कि जो टोटल कार्य हैं वो 48 कार्य हैं और ये 2 दिन में 5 कार्य करते हैं, तो कितने दिन में 48 कार्य को पूरा कर देंगे? ठीक है, 2 दिन में ये 5 कार्य करते हैं और यही प्रोसेस चलता रहता है कि अगले 2 दिन में 5 काम, अगले 2 दिन में 5 काम, अगले 2 दिन में 5 काम। तो ये कौन से दिन अपने कार्य को समाप्त कर देंगे, कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो वो कौन सा दिन लगेगा भाई? जिस भी दिन थोड़े से भी काम कर देंगे उस दिन को भी काउंट किया जाता है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि 2 दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, तो 48 काम को कैसे खत्म कर पाएंगे, कितने दिनों में खत्म कर पाएंगे? तो जो 48 काम है वो 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 9 45, 9 दिन तो पूरा लगा लेंगे ये। 9 दिन 9 वाले प्रोसेस से ये कैसे कर रहे हैं? ये 2 दिन का 1 दिन का माना जा रहा है, 2 दिन का 1 यूनिट माना जा रहा है। ठीक है, तो 5 9 45 तो हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, लेकिन कितना बचेगा? 3 कार्य बचेगा। और अगले दिन बारी किसकी होगी? ए से शुरू किया गया है तो 9 यानी विषम संख्या आ रहा है, तो अब इसका काम आने वाला है सम संख्या पे ए का काम आएगा, सम संख्या पर ए का काम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी विषम संख्या पर। तो ये 9 कार्य हो गया। अब कितना हो जाएगा? 9 कार्य होने का मतलब 18 दिन। 18 दिन में 45 काम पूरा कर रहे हैं। 18 दिन में 45 काम पूरा होगा। जो 18 दिन है इसमें 45 काम हो जाएगा। वो कैसे पता चला? जब 2 दिन के हिसाब से इनका एक यूनिट बन रहा है, 2 दिन के हिसाब से एक यूनिट बन रहा है, तो 48 काम को ये 5, ये जो इनकी क्षमता है 5, उस 5 की क्षमता से ये कितना दिन लगाएंगे? तो 9 लगाएंगे, 9 यूनिट लगाएंगे, जबकि एक यूनिट बराबर इनका 2 है, तो 9 दूनी की कितना हो जाएगा? 18। 18 दिनों में ये 45 काम कर लेंगे, लेकिन 3 काम बचेगा। वो 3 काम कौन करेगा? किसकी बारी रहेगी? तो वो ए की बारी रहेगी। ठीक है, ये 18 दिन हो गया ना। 19वें दिन जो विषम दिन होगा ना, वो विषम दिन ए का कार्य होता है, तो ए जो है क्या करेगा? वो 3 काम की उसकी क्षमता है, तो 19 दिन में जो है ये खत्म हो जाएगा। 19वें दिन कौन कार्य कर रहा होगा? ए कार्य कर रहा होगा, तो 19वें दिन ये इसकी क्षमता किसकी है? ए की है। तो यानी 18 + 1 दिन और लगेगा, 19 दिन कार्य करने में लगेगा। ठीक है, ये जो 5 था हमारा, 5 से तो 48 में भाग करने पे सीधा सीधा 9 आ गया, लेकिन 3 बच गया। जो 3 जो बच गया, वो 3 जो यूनिट है वो उसकी किसकी क्षमता है? ए की क्षमता, और ए की ही बारी है, तो वो एक दिन की क्षमता है कि वो 3 काम कर सकता है, तो वो उस 19वें दिन में वो खत्म कर देगा। और ये जो 9 आया है, समझ लेना कि 2 यूनिट 1 दिन के बराबर हो रहा है, यानी 2 दिन के बराबर क्या क्या काउंट किया जा रहा है? 1 यूनिट काउंट किया जा रहा है। तो ऐसे ही 9 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी 18 दिन में 45 काम पूरा हो जाएगा, तो 3 काम बच करके ए खत्म कर देगा। एक प्रश्न को हमने ऊपर छोड़ रखा है, उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला था, इसलिए मैंने रोक रखा था। यह क्या बताया जा रहा है कि एक धारा की चाल 4 किलोमीटर है। धारा की चाल कितना है? 4 किलोमीटर है। अब इसके बाद क्या है?
एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। कुल दूरी तय करने में मतलब 20 और 14 ये टोटल दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, टोटल ये 3 घंटे का समय लग रहा है। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? ठीक है, क्योंकि अभी तक ये जो भी चल रहा है ये तो धारा भी चल रहा है। धारा मतलब ये पानी भी स्थिर नहीं है। उसके बाद ये जब पानी स्थिर नहीं है तो एक बार धारा की दिशा में जा रहा है और धारा के विपरीत आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि शांत जल की क्या स्थिति होगी? शांत जल की बात कर रहा है। तो हम शांत जल की जो चाल है उसको मान लेते हैं x। शांत जल की जो चाल है वो x मान लेते हैं। ठीक है, अब जब भी क्या होगा कि धारा के साथ चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे, तो धारा के अनुकूल तो दे रखा है। धारा के अनुकूल तो जो इसकी स्पीड है, नाव की स्पीड है वो 20 है। जब धारा की दिशा में चलेगा तो वो 20 की स्पीड से तो नाव चल रही है और धारा भी चल रहा है, तो धारा का भी चाल इसका भी जुड़ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाना है आपका, जो अभी बताया मैंने कि ये जो धारा की चाल है और शांत जल की जो चाल है ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा कि जब ये एक साथ चलेंगे, धारा के अनुकूल मतलब साथ, धारा के अनुकूल क्या होगा? धारा के अनुकूल क्या होगा कि ये जो शांत जल है, शांत जल और धारा, इन दोनों को अगर जब क्या किया जाएगा, जब धारा के अनुकूल चला जाएगा तो क्या होगा? x + 4 होगा, ये जुड़ जाएगा। जब धारा के अनुकूल चला जाएगा तो शांत जल में जो है ना धारा की चाल जो है वो जुड़ जाती है। और जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे, धारा के प्रतिकूल क्या होगा? x - 4 होगा। ठीक है, तो अब हमें जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के अनुसार क्या होगा हमारा कि ये जो चल रहे हैं, जो हमारा T1 होगा वो T1 क्या होगा और T2 क्या होगा, उनको दोनों को जोड़ करके, यानी जो धारा के अनुकूल ये वाला जो है 20 किलोमीटर चलने में और 14 किलोमीटर चलने में जो समय लगा है, उन दोनों समय को जोड़ दिया जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें T1 निकालना पड़ेगा। टाइम 1, जो टाइम 1 होगा वो क्या होगा? टाइम 1 क्या होगा? तो टाइम 1 हमारा हो जाएगा 20 किलोमीटर बटा के क्या हो जाएगा? x + 4 होगा। और T2 जो होगा वो क्या होगा? 14 किलोमीटर बटा के x - 4 होगा। ठीक है, जो समय बराबर होता क्या है कि समय बराबर होता है आपका दूरी बटा के चाल, समय बराबर दूरी बटा के चाल होता है। और कुल समय कितना है? T1 + T2 = 3 दे रखा है। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए, 20 बटा x + 4 प्लस 14 बटा x - -4 बराबर 3 है। इसका गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20x - 80, 20x - 80 प्लस इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 14x + 56 बराबर 3 है। और नीचे क्या रहने वाला है? इन दोनों का जब गुणा करिएगा तो x² - 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ नीचे 1 मान के, तो इनको पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 34x आ जाएगा, 34x। और ये इसके साथ घटेगा तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा बराबर। ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 3x² - 48 हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा हो गया, 3 का दोनों में गुणा हो जाएगा। ये करने के बाद जो है हमारा ये सब कुछ उधर चला जाएगा तो इधर बचेगा 0 और इधर क्या हो जाएगा? 3x² और -34x, और ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा और घटेगा तो कितना बचेगा? -24। ये एक समीकरण बन गया। इसको समीकरण को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? 3x और माइनस कितना हो जाएगा? कर लीजिए इनका,
3x² और ये हो जाएगा 36x माइनस 2 माइनस 24। जब इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2x, और ये इसको इसके साथ ले लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x कॉमन निकाल लिया जाएगा। 3x निकाल लेने से क्या हो जाएगा x और माइनस 12 हो जाएगा, फिर माइनस 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 36 दूनी 72 और 36 माइनस 2 कर देंगे तो 34 हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, और ये x माइनस 12 हो जाएगा। यानी जो x माइनस 12 आया ना, ये वाला हमारे लिए बेनिफिट होगा, तो इसके बराबर 0 0 आ रहा है ना, तो ये जो समीकरण होता है x माइनस 12 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, नाव की स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल क्या है x, और x की वैल्यू हमारे कितनी आ गई है 12 आ गई है। तो ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखने के लिए, लास्ट में बताने के लिए रखा था। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं, और यही हमारा प्रोसेस है। कुछ तो कहीं कहीं शार्ट लग जाता है, लेकिन हमारा जो तरीका है, हम मैक्सिमम बेसिक से पढ़ाने का तरीका सिखा रहे हैं। जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप किसी की 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो कभी देखेंगे जो बहुत फास्ट अल्ट्रा कैलकुलेशन वाली पढ़ाते हैं ना, उनके यहाँ जब आप पढ़िएगा तो आपको फास्ट समझ में आ जाएगा, और वहाँ से पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक जिसको नहीं आता बहुत मुश्किल होता है। और मैं बेसिक के साथ साथ अगर जहाँ ज़रूरत लग रहा है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी चीज़ें हैं, शॉर्टकट हो सकता है, उसको मैंने बता भी देता है, मैं भी बता भी देता हूँ। तो चलिए आज के लिए हमारा यहीं तक क्लास समाप्त होता है, नेक्स्ट किसी और सेशन में मिलेंगे। सभी को जय हिंद। मैं सिलेक्टेड हूँ, आप लोगों को सिलेक्शन पार कराऊँगा, इस थीम से मैं चल रहा हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।